असर्शन यानी स्टेटमेंट कह देते हैं, इनको हम स्टेटमेंट और रीजन वाले क्वेश्चन कहते हैं। एक तरफ ए फॉर असर्शन और रीजन, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन दिया हुआ है, एक अभिकथन दिया हुआ है और उसके नीचे रीजन। रीजन क्या है वो आपको बताना है। सॉरी फोन हटा लो वहां से, वॉइस में वो हो सकता है, साइड में रख दो जी। देखिए एक बार, अगर हम बात करें बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज। दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स ब्रिंग टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट। यानी कि जब टीचर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाए तो वो रिव्यू कर ले जो बहुत ही जरूरी या पूर्व अपेक्षित प्री रिक्वेस्टेड जो जरूरी है कि किसी एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एटलीस्ट अगर डेवलपमेंट के बाद आपको इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि डेवलपमेंट क्या है। तो वो जानना एक टीचर का कुछ भी नया पढ़ाने से पहले जरूरी है कि इससे पहले की जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो बच्चों को है कि नहीं है। इससे क्या होगा, टू माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट, कि उनके पास वो इंफॉर्मेशन अगर होगी पहले से जो नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं ना हम, जब एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड होती है, बिल्ड ऑन होती है एक चीज पे। ठीक है बात। फिर आता है रीजन। इसका रीजन क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड एज अ स्ट्रेटजी टू रेक्टिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। कि अगर बच्चे कुछ अनअपेक्षित व्यवहार करें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उनको मुर्गा मुर्गी डंडा ये सब पिटाई विटाई नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें कहीं की है ना, एक कहीं की कह रहा है, दूसरी बात कहीं और की चल रही है। मतलब रीजन जो है इस चीज का, देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है, एक बार दिखाओ। हाँ, तो अगर हम बात करें 52% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। यही हमारी गलती है कि जब हम प्रॉपर पढ़ते नहीं है चीजों को, है ना, आते हुए भी क्वेश्चन गलत करेंगे अगर आप। सिर्फ 26% लोग आंसर सही दे रहे हैं जो कि बी है। देखते हैं एक बार, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो ये यहां से गलत हो गया, यहां तक ये ठीक था कि अपनी जगह पे ए की भी बात ठीक है और आर की भी बात ठीक है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। दैट मीन्स करेक्ट रीजन नहीं है। स्टेटमेंट ऊपर है, रीजन नीचे है। पूछा है कि इस स्टेटमेंट का ये रीजन हो सकता है कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या था कि बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज होनी चाहिए, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं इस चीज को आप टेस्ट कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट मत दो बच्चे को अगर वो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करे तो। दोनों बातें अलग कहानियां गा रही हैं। जो स्टेटमेंट ए है या असर्शन है उसके बारे में नहीं बताया, रीजन जो है ये ए का रीजन नहीं कि इसलिए नॉलेज को चेक करो, ऐसा तो बताया ही नहीं है कुछ। दैट मीन्स गड़बड़ हो गई और आंसर आपने गलत कर दिया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात सही है कि अपनी अपनी जगह पे जो असर्शन है वो बात भी सही है और रीजन की भी बात सही है कि बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। लेके बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Any pedagogy which considers subject matter as an end in itself is likely to yield among dash among students। यानी कोई भी अध्यापन, कोई भी पेडागोजी, कोई भी शिक्षण शास्त्र जो विषय वस्तु को ही अपने आप में अंत मानता है कि विषय वस्तु सब कुछ है ना। विषय वस्तु का मतलब क्या है, कंटेंट, सिलेबस, करिकुलम जो भी आपने प्रेजेंट कर दिया वही सब कुछ है अपने आप में, वही सर्वोसर्वा है, अंत मान लिया आपने। वो विद्यार्थियों के बीच डैश पैदा कर सकता है। क्या पैदा होगा ऐसी पेडागोजी से? अगर हम ये कहें कि यही सिलेबस है, यही एक किताब है, इसी को पढ़ना है, इसी में से सब कुछ आएगा और कुछ आपको ना जानना है, ना कोई एक्टिविटी करनी है, दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, बच्चों के एक्सप्लोरेशन को हम मार दे रहे हैं। एप्रिसिएशन फॉर मास्टरी, मास्टरी का मतलब होता है महारत हासिल करना, परिपक्वता या कह लीजिए एक तरह से पारंगतता हासिल करना। पारंगत कहां से बनेगा यदि आपने सिर्फ एक किताब तक सीमित कर दिया। आप तो कहिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया, अब आपका जितना मन करे इंटरनेट से सीखो, जितना मन करे किसी रेडियो से सीखो, किसी और प्रोग्राम से सीखो, 70 जगह से सीखो। तो मास्टरी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अगर मास्टरी को अप्रिशिएट करता तो सिलेबस को एंड इन इटसेल्फ नहीं कहा होता। 46% आंसर सही आ रहे हैं जो कि है डी। आएंगे अभी डिजायर फॉर इनोवेशन। इनोवेशन की डिजायर के लिए तो आप एक्सप्लोरेशन को ओपन छोड़ते हैं, ये नहीं कहते सब्जेक्ट मैटर ही सब कुछ है ना। सब्जेक्ट मैटर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मैनी रिसोर्सेज। कई सारे रिसोर्सेज, कई सारे संसाधनों का के बीच एक हिस्सा है सब्जेक्ट मैटर या एक बुक या फिर सिलेबस। हमारी मैडम ने इन्हीं शब्दों में लिखवाया था, इन्हीं में रिपीट करना है। अपने तरीके से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो आप सेम बात को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन यानी स्टेटमेंट है एक, स्टूडेंट शुड बी टॉट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज वेरिएशंस लर्निंग स्ट्रेटजीज। यानी बच्चों को सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो खुद को रेगुलेट कर सकें, जहां पे उनको पता हो कि कहां, कब, कैसे, कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजी को, अधिगम
तकनीक को यूज करना है, कहाँ हमें किस तरह से समझना है, कहाँ नोट्स बनाने हैं, कहाँ कैसे समझना है, कौन से एग्जाम्पल्स यूज करने हैं, किस जगह से पढ़ना है। ठीक है, रीजन क्या है इस चीज का कि बच्चे को लर्निंग स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए। रीजन दिया हुआ है, अ लर्निंग स्ट्रेटजी इज मोर लाइकली टू बी मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉयड इफ स्टूडेंट्स नो व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू यूज इट। मतलब कि लर्निंग स्ट्रेटजी कब काम की है या बेहतर कब हो पाएगी, जब बच्चों को ये पता हो कि उसको कहाँ, कैसे, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है। भाई वेज जो हैं, आपको सारे टूल्स पता हो। ऐसा थोड़ी है फिर आप बाइक के टूल को घर में यूज कर देंगे कहीं भी कुछ और करने में, अगर हो सकता होगा तभी करेंगे। तो पता तो होने चाहिए बच्चे को। कुल मिला के दोनों बातें सही है, ए भी सही है और आर इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों पता होने चाहिए, इसी के बारे में बात हो रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर नहीं है, ए एंड आर है। ठीक है, चले आगे बढ़े। 137 है, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे विच, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना, असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, जब आपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझा है, क्वेश्चन को ठीक से समझा है एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मेटाकॉग्निटिव स्किल। मेटाकॉग्निटिव स्किल बोले तो अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञानात्मक कौशल, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, नॉलेज अबाउट नॉलेज, यानी एक लेवल और आगे है ये कॉग्निशन से। ठीक है जी, कौन सा एक एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादा दिमाग लगेगा। मेटाकॉग्निटिव से याद रखना, ज्यादा मेंटल स्किल्स जिसमें यूज होंगी। ठीक, इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। यानी आप जो हैं इवेल्युएट कर रहे हैं किसी चीज को, किसी समस्या को सॉल्व करते समय, यानी आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करेंगे। अगर कुछ सोच रहे हैं, किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, किसी का जजमेंट निकाल रहे हैं, किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप उस पर नेक्स्ट लेवल थॉट लगाएंगे। बात तो ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन में सब कुछ लग जाएगा एक तरह से। अगर हम बात करें पुरानी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी की, तो हम देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज का, या अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन का, इवैल्यूएटिंग था। दैट मीन्स इसमें अच्छी खासी मेंटल स्किल्स लगेंगी। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्चर्स, ये बहुत इजी है, जस्ट क्लासिफाई करना है आपको, वर्गीकृत करना है, डिफरेंशिएट करना है दो पिक्चर्स के बीच में क्या अंतर क्या है। इसमें कोई बहुत बड़ी मेंटल स्किल नहीं लगने वाली, सिर्फ एनालिसिस लगेगा और कुछ भी नहीं। नोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला या सूत्र जानना, दैट मीन्स एक सिंपल प्रोसेस हो गई। ऐसा नहीं है कि इसमें आपने कोई बहुत अलग दुनिया से दिमाग लगा दिया। आप कोई बना तो देंगे नहीं मीथेन का फॉर्मूला कि आपने अलग से बनाया हो, इन्वेंट किया हो, तो हम मानते भी हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, रिकॉलिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर डायनेस्टी। अगर आप किसी डायनेस्टी के, यानी किसी राजवंश के कालानुक्रमिक क्रम को जान रहे हैं कि पहले भाई मान लीजिए अकबर थे, बाबर थे, ये थे, वो थे, पहले कौन था, बाद में कौन था, इसमें रिकॉलिंग लग रही है, रिमेंबरिंग लग रही है, नॉलेज लग रही है, ना कि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेंटल स्किल लग रही है ना। तो ए ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर, जो कि आप कह भी रहे हैं 86% लोग। इवेल्युएटिंग प्रोसेस यूज्ड बाय वनसेल्फ इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आप जब आकलन की प्रक्रिया का यूज करते हैं किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, खुद को 4 बार इवेल्युएट करते हैं कि अच्छा ऐसा सोचा मैंने तो ये सही हो सकता है कि नहीं, अच्छा इसको ऐसे अप्लाई करूं तो इसका ये रेपरकशन हो सकता है, ये इसके पॉजिटिव्स हो सकते हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। दैट मीन्स आप थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, है ना, ये कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, A teacher intends to facilitate procedural knowledge among her students. Which of the following question is appropriate for this purpose? यानी टीचर का इंटेंशन क्या है, वो क्या जानना चाहती हैं, वो चाहती हैं प्रोसीजरल नॉलेज को जानना। प्रोसीजरल नॉलेज हम कहते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी किसी चीज का प्रोसीजर जानना, कि मान लीजिए एक ऑपरेशन होगा तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, या आप मान लीजिए पासपोर्ट भी बनवाने जा रहे हैं तो उसमें भी क्या एक प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज को फैसिलिटेट करना, यानी प्रोसीजरल नॉलेज बच्चे की बेहतर हो, ऐसा एक शिक्षिका या शिक्षक चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एक क्वेश्चन जो है वो एप्रोप्रिएट होगा। यानी अगर आप एज अ टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे की प्रोसीजरल नॉलेज बेहतर हो, वो किसी प्रक्रिया को बेहतर से जाने या बेहतर से अप्लाई करे, तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे। 4 क्वेश्चंस यहाँ। सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, कैसे हल करें, ध्यान रखिए कैसे हल करें, हाउ टू डू समथिंग, दैट मीन्स प्रोसीजर क्या है। ठीक, फिर भी चलते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो 1 वर्ड में आंसर हो जाएगा, रिकॉल बेस्ड। इसमें प्रोसीजर जैसा कुछ नहीं है, सीधा आप बता दोगे कि ये कंपोनेंट्स हैं। ठीक, इसमें कहाँ प्रोसीजर है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, 1 वर्ड आंसर दे दोगे, काम ही खत्म हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रोसीजर लग गया, कौन से स्टेप्स लग गए इसमें। हु रोट इंडियन नेशनल एंथम, भाई राष्ट्रगान किसने लिखा है, बताओ किसने लिखा है।
आंख बंद करके जवाब दे दोगे, बात खत्म। हाँ जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, शौर्य सिंह भी आंसर कर रहे हैं, इनको 1 नंबर दिलाएंगे हम। खैर देखिए एक बार, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, हाउ टू सॉल्व एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, दैट मींस स्टेप्स होंगे, दैट मींस प्रोसीजर होगा, दैट मींस एक प्रोसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे होगा। तो एक प्रोसीजरल नॉलेज को बेटर करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर के हाउ टू सॉल्व समथिंग, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, देखो 2 प्रकार की लर्निंग होती है। एक होती है रोट लर्निंग, रट्टा लगा लो, बस सीधा सीधा याद कर लो, है ना, एक क्वेश्चन देखा उसका आंसर याद कर लिया, अगली बार से फिर रिपीट कर लिया। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, हम एक एक ऑप्शन को समझ रहे हैं, हम उसके अंदर समझ रहे हैं क्या कहना क्या चाहते हो आखिर, है ना, फिर ये सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, तो ये मीनिंगफुल लर्निंग कर रहे हैं हम, मेरे अनुसार, या आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा थोड़ा बहुत। तो मीनिंगफुल लर्निंग की अगर हम बात करें, आप चाहते हैं कि शिक्षार्थी जो है वो अर्थपूर्ण ढंग से सीखें, तो टीचर को करना क्या चाहिए ये पूछा है। मेरी थोड़ी सी वीकनेस है, ए ऑप्शन देखो, एम्फेसाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट, कि रट्टा लगवा दो टेक्स्ट बुक कंटेंट का, जो किताब में दिया हुआ है उसको रट लो, घोल के पी जाओ, कहते हैं ना कई लोग, तो ये वही वाला सीन है कि रटने की बात कर रहे हैं। तो देखो रट करके तो किसी ने भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं की, अर्थपूर्ण अधिगम रटने के जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है, इसके आसपास भी नहीं होता। अर्थपूर्ण कब होगा, रटंत विद्या चलंत नहीं, ऐसा कहा जाता है ना कि रटने से काम चलेगा नहीं, ठीक है, तो रटी हुई विद्या काम भी नहीं आएगी। बी ऑप्शन है एम्प्लॉय, हालांकि हमारे जो एग्जाम के सिस्टम्स हैं बहुत सारे वो ऐसे ही बन गए कि जो ज्यादा बेहतर रट लेगा वो बेहतर नंबर ले आएगा। एम्प्लॉय स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन बिहेवियर, हमेशा ऐसा नहीं होता, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन टू कंडीशन बिहेवियर, कंडीशनिंग करा दो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ करके, ये मीनिंगफुल नहीं होगा, ये भी रटने जैसा ही है, ये भी रोट ही है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई, जैसे आपसे पूछेंगे 2 2 जा 4 आया कैसे पता नहीं, तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स जैसा हो गया। फ्रीक्वेंटली यूज टेंजिबल रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे मोटिवेट करेंगे कि फर्स्ट आ जाओ आईफोन देंगे, फर्स्ट आ जाओ साइकिल देंगे, फर्स्ट आ जाओ फलाना देंगे, फर्स्ट आ जाओ देश ही दे देंगे, ये क्या होगा, बच्चे के अंदर से उस चीज को सच में सीखने की इच्छा खत्म हो जाएगी, वो जस्ट रिवॉर्ड्स के लिए काम करेगा, है ना, जब आप रिवॉर्ड हटा देंगे तो उसकी मोटिवेशन खत्म, तो फिर हम कभी खुश होकर काम ही नहीं कर पाएंगे, हमेशा हमें कुछ चाहिए होगा हर चीज से। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, ये है बेस्ट ऑप्शन, जो कि आप लोग 72% लोग दे भी पा रहे हैं, कि अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, जो भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं मान लीजिए, उस पे आप क्या कह रहे हैं भाई, सोचो इसके बारे में, रिफ्लेक्ट करो, आपको कैसा फील हुआ था जब आप कहीं घूमने गए थे, रिफ्लेक्ट करो जब आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया था तो कैसा महसूस हुआ था, क्या आप चाहते हैं आप भी किसी के साथ ऐसा करें, मतलब आप अवसर दे रहे हैं बच्चे को सोचने के, उसके दिमाग को इस्तेमाल करने के और अपने अनुभवों पे रिफ्लेक्ट करने के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट टू स्पीक हिज थॉट्स टू हिमसेल्फ व्हेन ही वाज समवॉट स्टक इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। Soon enough after doing so, students exclaims, I know the answer now. Which problem solving strategy has helped the student in this case? मतलब क्या है कि जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया, उसको कहा कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा बताओ प्याजे ने कितनी स्टेजेस दी थी, बच्चा फंस गया, वो जवाब नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो शिक्षक ने या शिक्षिका ने क्या कहा, एक काम करो, अपने आप से बात करो कि प्याजे ने कौन सी स्टेज दी थी, किस स्टेज में क्या बात की थी। अब खुद से जब बात करने का सुझाव दिया, प्राइवेट टॉक करने का सुझाव दिया एक तरह से, तो क्या हुआ, बच्चे को अचानक से याद आ गया, जब वो सोच रहा था अच्छा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में ये होता था, प्री ऑपरेशनल में ये होता था, सेंसरी में ये होता था, फॉर्मल में ये होता था, अरे 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, तो मैं कह रही हूँ प्यार की, है ना। देखो एक बार अगर हम बात करें प्याजे की स्टेजेस की, तो प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, ये याद आ गया उसको खुद से बात करते हुए, जो वो पहले याद नहीं कर पा रहा था। टीचर ने क्या किया, एक तो हेल्प कर दी, उसकी स्कैप फोल्डिंग दे दी, ठीक। अगर हम बात करें, पूछा क्या है, Which problem solving strategy has helped the student in this case? कौन सी समस्या समाधान करने का कौन सा तरीका यहाँ काम आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना, कई बार आप हेल्प कर सकते हैं, कई बार बच्चों को खुद से सोचने को कह सकते हैं। फंक्शनल फिक्सनेस कह रहे हैं 63% लोग, नहीं बी कह रहे हैं निमोनिक्स, गड़बड़ है, निमोनिक्स की तो बात ही नहीं हुई। निमोनिक क्या होते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस बताओ, तो आपको निमोनिक बता दिया जाए, आप मुझे बताओ ओ एपी ओ अमरपाल एलजी टीवी लेके आओ, ये हमने याद किया हुआ है ऐसे सिगमंड फ्रॉइड की 5 स्टेजेस, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। या अगर मैं बात करूं प्याजे की, तो मैंने आपको बताया हुआ है एसपीसीएफ, सम पीपल कांट फोकस,
ये क्या है, निमोनिक है, छोटा रूप है, जिसको आपको एक्सपेंड करेंगे तो रियल आ जाएगा। तो निमोनिक तो ये कहीं से भी नहीं है, निमोनिक तो बताया नहीं, टीचर ने कहा, खुद से सोचो निमोनिक कहाँ है यहाँ पे। फंक्शनल फिक्सडनेस होता है एक ही ढंग से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नए तरीके सोच ही ना पाना किसी समस्या के समाधान के। फंक्शनल फिक्सडनेस एक तरह की प्रॉब्लम है। फिर आता है रिस्पॉन्स सेट। रिस्पॉन्स सेट भी फंक्शनल फिक्सडनेस जैसा ही होता है कि आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए आप वही सेम तरीके से सोचते हैं, नए तरीके से सोचते नहीं है। जब आपने कभी 4 साल पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आप उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, नया नहीं सोच पाते। मतलब आपका रिस्पॉन्स सेट हो गया, आपका फंक्शनल फिक्सडनेस हो गया, आप नए तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। वर्बलाइजेशन, वर्बलाइजेशन इज द राइट वर्ड ओवर हियर। मौखिकीकरण, जो मैंने आपको करके बताया भी कि जब हम प्याजे की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा अच्छा प्याजे की ये वाली स्टेज में ये होता है, ये वाली स्टेज में ये होता है, तो मतलब 4 स्टेजेस होंगे। बच्चे ने खुद से बात की, वर्बलाइज किया, मौखिकरण किया। कितना आसान उत्तर था, आपने कर दिया सत्यानाश बिल्कुल ऑप्शन का, मतलब खुद का नहीं, ठीक, मतलब उत्तर की बैंड बजा दी आपने। इतना आसान उत्तर और आप लगे पड़े किसमें, निमोनिक्स में, है ना। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैयाओ, बताओ एक बार, है। सिर्फ 19% आंसर सही आ रहे थे, है कहीं जगह, पानी ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द, मतलब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में हमें पसीने आ जाते हैं, ऐसी सी बात लग रही है मुझे कि जैसे ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको हाथ पैर फूल जाते हैं आपके। शौर्य भाई एक गिलास पानी ला दे यार, वीकनेस सी आ रही है। देखना एक बार, अगर हम बात करें which of the following statement is not correct in context of misconceptions formed by students। misconceptions या फिर इनको हम कहते हैं alternative conceptions। alternative conceptions क्या होते हैं, मतलब आपने alternates बना लिए हैं सोचने के, या बच्चे ने, है ना, उसको लगता है जब मैं चलता हूं साथ तो मून भी मेरे साथ चलता है। हो सकता है वो साइंटिफिकली ठीक ना हो, बट बच्चे ने सोचने की कोशिश की है। तो इन मिसकॉन्सेप्शंस को, इन ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस को हम अच्छा मानते हैं, बुरा नहीं मानते, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट सोच तो रहा है। पहला ऑप्शन है, कौन सी एक बात सही नहीं है, किसके बारे में, मिसकॉन्सेप्शंस फॉर्म्ड के बारे में। थैंक यू सो मच सर। कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये बात तो अच्छी है, आप लोग नोट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, है ना भाई, ये बात तो अच्छी है, ठीक बात है। तो मिसकॉन्सेप्शंस को यूज करना चाहिए, भ्रांतियों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षक को दूर करना चाहिए, एग्जांपल्स देके या एक्टिविटी करा के, एक्सपेरिमेंट करके। मिसकंसेप्शंस कैरेक्टराइजेस द इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, कि जब बच्चा शुरुआत में किसी एक कॉन्सेप्ट को सीखता है इनिशियली तो वो गड़बड़ करता है, ये दर्शाते हैं, ठीक है बात। फिर आता है सी ऑप्शन, जो 45% लोग सही कह रहे हैं। मिसकंसेप्शंस क्लियरली इंडिकेट्स चिल्ड्रंस इनेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड एडवांस। भाई बच्चे में कमी नहीं निकालनी है हमें, सिस्टम में कमी निकालो, टीचर में कमी निकालो, खुद में कमी निकालो, दुनिया में कमी निकालो। बच्चे में कमी अगर पेडागोजी में निकालोगे तो 1 नंबर चला जाएगा, और वैसे भी वो ठीक चीज नहीं है, वो भी सही अप्रोच नहीं है एक अच्छे शिक्षक की या शिक्षिका की, ठीक। तो भ्रांतियां स्पष्ट रूप से बच्चों की कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती है। मतलब अगर मिसकंसेप्शन हो गया बच्चे को या आपको भी, दैट मीन्स कि आप में सीखने की क्षमता ही नहीं है, ये मान लेना चाहिए। ये कैसी सी बात हुई, है ना। मतलब आप बजाय कि उसको सही करने के या सही सीखने के, गलतियां कौन नहीं करता, गलती करके ही सीखा जाएगा। ये गलतियां प्रोसेस है सीखने में, है ना, हिस्सा है एक। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दर्शा रहे कि बच्चा सीख ही नहीं सकता इसलिए मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है। कई बार अनलर्निंग करनी पड़ती है, कहा जाता है ना, अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ही सही है इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन पॉजिटिवली इंपैक्ट लर्निंग, यानी कौन सा एक संवेग जो है वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा लर्निंग को, यानी हेल्प करेगा लर्निंग में, या मददगार या फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। कौन सा एक इमोशन हेल्प करेगा लर्निंग में, बताइएगा एक बार। पहला ऑप्शन है एंग्जाइटी। भाई अगर आप एंग्शियस हैं, चिंता में हैं, तो ये तो बाधा बनेगा लर्निंग में, ये हेल्प नहीं करता। एंग्जाइटी जिनमें आप में से जिन लोगों को कभी हुई होगी उनको पता है, बैंड बच जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से हेल्प करेगा, ये फ्रूटफुल थोड़ी है, पॉजिटिव थोड़ी है ये। बेशक आप इसको कैसे भी मोटिवेशन की तरह लो, बट हेल्पफुल थोड़ी है। बोर्डम, बोरियत है तो सीखोगे कैसे, पॉजिटिव कहाँ हुआ, नेगेटिव हो गया। तो एंग्जाइटी भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, बोरियत भी नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, और भय यानी फियर, अगर आप डर में सीखोगे तो अच्छा थोड़ी सीख पाओगे, बजाय कि आप एक्साइटमेंट में, होप में सीखोगे। तो होप यानी कि उम्मीद, आशा, अगर आप होपफुल हैं कि भाई अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी लर्निंग पॉजिटिव होगी, आप बेहतर सीख पाएंगे, तो आप अच्छा सीखेंगे, ठीक। सी ऑप्शन सही नहीं था, डी ही सही है। आगे बढ़ते हैं।
भाई इमोशंस जो है हमारे कॉग्निशन में या हमारी दिमागी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं या एक तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, Which of the following set of attributes for failure on task is likely to motivate a student for future attempts? यानी किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों से के लिए प्रेरित करने की संभावना है। यानी मान लीजिए एक बच्चा हो गया फेल, एट्रीब्यूशंस फॉर फेलियर, बच्चा फेल हो गया किसी भी वजह से किसी टास्क को करते समय, तो कौन सा एक ऑप्शन होगा जो उसे आगे फ्यूचर में किसी काम को बनाए रखने के लिए मोटिवेट करेगा, या मैं कहूं कि अभिप्रेरित करेगा कि वो आगे भी उस चीज को करे। फेल हो गया तो कोई बात नहीं, कौन सा एक ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन कह रहे हैं आप में से 68% लोग। देखते हैं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, यानी अगर जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं ही नहीं, और बुद्धिमानता तो स्थिर होती है, मतलब हम खुद पे काम करके खुद को इंटेलिजेंट बना ही नहीं सकते, तो इस केस में क्या होगा, आप कभी सीखेंगे ही नहीं, दोबारा क्यों करना चाहेंगे? आपने तो एक बार किया, फेल हो गए, फिर दोबारा आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, खुद को मान लेंगे बेबुद्धि। फिर है बी ऑप्शन, आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट दिस टाइम ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो। आप क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं यार, इस बार फेल हो गए, चलो सीटेट में, D+B में, KVS में, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था, मैंने अपना इनफ दिया ही नहीं था, ना मैंने सही से पढ़ाई की थी, सिर्फ किताबें सजा ली थी, कोर्स ले लिए थे, 4 वीडियोस देख ली थी, सच में नोट्स बना करके, रिवीजन करके, मॉक टेस्ट देके मैंने खुद को तैयार किया ही नहीं था। बट अब क्या होगा, आप कह रहे हैं कि आई डिडंट पुट इनफ एफर्ट, मैंने उतनी मेहनत ही नहीं की इस बार, ऑल्दो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सो, लेकिन मैं करने में सक्षम हूं, अगर मैं ठीक से मेहनत करूं तो मैं इस चीज को कर सकता हूं, तो इसलिए आप दोबारा मेहनत करेंगे। ऐसा होता भी है, दुनिया में करते भी हैं लोग, ठीक, ये बात सही लग रही है, लेकिन फिर भी सी और डी को चेक करेंगे। टीचर वॉज बायस्ड टुवर्ड्स मी एंड आई कांट चेंज हर परसेप्शन अबाउट मी, यानी टीचर ही बायस्ड था, है ना, टीचर ने ही गलत पढ़ाया था। अरे इन कोचिंग वालों ने तो दुकानें खोल रखी हैं जी, आप पढ़ लो ठीक से, उनकी चलने दो, दुकानें बंद होने दो, जो करना है करो, है ना, आप ठीक से काम कर लो, हो जाएगा काम, ठीक। तो ये क्या होगा, या टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है ठीक से, तो जिनका हुआ उन्हें किसी और ने पढ़ाया था। मतलब एक क्लास में 500 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो 40 भी तो पास हुए होंगे, स्पेशली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की बात करें। स्कूल में तो चलो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ ऐसा तो है नहीं आपने पहली बार जीवन में पढ़ना शुरू किया है, आज से पहले आप 15 साल की पढ़ाई कर चुके हैं, आज से पहले आप 12 साल की पढ़ाई कर चुके हैं। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो होंगी ये चीजें, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टीचर बायस था और मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बात क्या है, इससे आप फ्यूचर में मेहनत करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपने अपनी फेलियर का जो श्रेय है वो किसी और को दे दिया, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। दिस पर्टिकुलर एग्जाम फॉल्स ऑन ट्यूसडे एंड ट्यूसडे इज माय अनलकी डे। कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि ये तो एग्जाम ही ट्यूसडे को हुआ था और ट्यूसडे तो मेरे लिए बचपन से अनलकी है ना, ये तो कभी अच्छा होता ही नहीं है। तो ये लॉजिकल नहीं है, ये बातें इलॉजिकल बातें हैं।